हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई कर ले। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। तो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक्सपैंड्स कैसे हुई। तो यार डेमोक्रेसी की एक्सपेंशन जो है वो मेनली 20th सेंचुरी में शुरू हुई, जब डेमोक्रेसी को काफ़ी बूस्ट मिला। मतलब डेमोक्रेसी एक वायरल की तरह, जैसे कोरोना वायरस है ना, ऐसे फैली 20th सेंचुरी में। किन्हीं को डेमोक्रेसी मिली तो किधर डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हुए, फिर वापस डेमोक्रेसी मिली। तो इस बार हम मेनली यही पढ़ने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग बताई जाती है 1789 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसे हम हिस्ट्री के सेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ना काफ़ी उनको यूरोपियन कंट्रीज़ को बूस्ट दिया डेमोक्रेसी करने के लिए। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ब्रिटेन में जो है ना, डेमोक्रेसी की प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई थी। पर ये प्रोसेस ना काफ़ी स्लो थी। तो मतलब पता नहीं चला कि कब ब्रिटेन को डेमोक्रेसी मिली कब नहीं मिली। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बोलबाला था ना वो बहुत तगड़ा था। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से ठीक थोड़ा सा पहले ब्रिटेन की कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में। उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम आज़ाद हो चुके हैं और अब हम डेमोक्रेसी बनेंगे। तो इन्होंने क्या करा, ये सारी की सारी जो कॉलोनीज हैं वो आपस में मिली और इन्होंने मिलके बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए से जानते हैं। तो यार ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी थी, जो 1776 में इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो इन्होंने कहा कि यार 1787 में कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो इन्होंने 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। पर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो कर लिया, पर यहाँ पे ना हर किसी को राइट नहीं था वोट करने का। तो यहाँ पे जो राइट टू वोट था वो सिर्फ गोरे लोगों को था, और वो भी गोरे आदमियों को। औरतों को यहाँ पे राइट था ही नहीं वोट करने का, और काले लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिस टाइम पे डेमोक्रेसी की स्ट्रगल चल रही थी ना, उस टाइम पे जो कंट्रियों को डेमोक्रेसी मिल गई थी ना, वहाँ पे राइट टू वोट की स्ट्रगल चल रही थी। अब यह कंट्रियों को डेमोक्रेसी तो मिल गई, पर यहाँ पे हर किसी को अपना रूलर चुनने का मौका ही नहीं था। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे काले लोगों को और औरतों को नहीं था, और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी औरतों को राइट नहीं था वोट करने का। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये भी रूल था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है ना, सिर्फ उन्हीं को राइट टू वोट है। तो बस इन सब प्रॉब्लमों को देखते हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बना, और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। तो इसमें था क्या कि कोई भी अडल्ट, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, हर किसी को राइट होगा वोट करने का। मतलब कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। अगर आप एक अडल्ट हो तो आपको वोट करने का अधिकार है। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहता है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट करने वाली जो पहली कंट्री थी वो थी न्यूजीलैंड। फिर धीरे धीरे काफ़ी कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट करा। 1965 में अमेरिका ने अडॉप्ट करा इसे। तो यार काफ़ी देशों को डेमोक्रेसी ना तब मिली जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, जिसमें से हमारी कंट्री थी इंडिया। तो इंडिया को जो है वो 1947 में आज़ादी मिली थी। आप सबको ही पता है यार हमारी इंडिया को आज़ादी कब मिली थी। और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1945 में एंड हो गई थी। तो 1945 के बाद काफ़ी कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी तो मिली, पर जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो कंटिन्यू रही, वैसे ही हर कंट्री की ना मतलब किस्मत ऐसी नहीं थी कि भाई उनकी डेमोक्रेसी कंटिन्यू रहेगी। काफ़ी कंट्रीज़ के में मिलिट्री रूल दोबारा आ गया या फिर डेमोक्रेसी चली गई। तो उनमें से एक कंट्री है गाना। तो गाना जो है ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। वेस्टर्न अफ्रीका में गाना जो है, और ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी जिसका नाम था गोल्ड कोस्ट। तो भाई गाना को भी इंडिपेंडेंस मिली 1957 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली इन्हें भी।
और ये इंडिपेंडेंट हो गए। इसके बाद ये जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी उन अफ्रीकन कंट्रीज़ में से जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी और जिनको ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली थी। अब भाई सब हो गया, इंडिपेंडेंट हो गई। अब इंडिपेंडेंट हो गई तो भाई प्राइम मिनिस्टर भी चुना गया। तो जो प्राइम मिनिस्टर था वो ख्वामे नक्रुमा को चुना गया, ख्वामे नक्रुमा। तो जो हमारे ख्वामे नक्रुमा जी थे ये गोल्डस्मिथ के सन थे, मतलब एक सोनार के बेटे थे, और इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया गाना का। तो यार काफ़ी अच्छी बात थी कि इन्हें गाना का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त भी थे। पर इन्होंने क्या करा, जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बने 1966 में ना, इन्होंने खुद को लाइफ लॉन्ग के लिए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया कि यार अब हमेशा के लिए, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक आपका प्राइम मिनिस्टर मैं ही रहूंगा। फिर क्या था, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा। तो ये क्या चीज़ थी, क्वामे नक्रुमा को मार दिया गया और फिर गाना में हुई मिलिट्री कूप। और फिर होना क्या था, गाना की डेमोक्रेसी चली गई और वहाँ पे आई मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो अब बात करते हैं यार कि 1991 में क्या हुआ। कि 1991 में ना सोवियत यूनियन जो है, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन हो गया। मतलब वो टूट गई जो यूनियन थी, और वो 15 न्यू रिपब्लिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो जब सोवियत यूनियन टूटी ना, तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज जो उसके अंडर आ रही थी उनमें डेमोक्रेसी आ गई। और उसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी को एक और नया बूस्ट मिला और काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो गई। जैसे कि हमने पोलैंड देखी थी। करते हैं अपने पड़ोसी देशों की, जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी यार यही हुआ कि पहले आर्मी रूल था यहाँ पे, और उसके बाद वो डेमोक्रेसी में चेंज हो गया। पर पाकिस्तान की किस्मत ज़्यादा सही नहीं थी। यहाँ पे 1999 में दोबारा से मिलिट्री रूल हो गया। वो दोबारा से जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ गई, वापस से वहाँ पे आर्मी रूल आ गया। और इस बार जो आर्मी रूल लाने वाले थे वो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश करा। तो चलिए अपने एक और पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, और इस बार है नेपाल। तो नेपाल में पहले जो राजा था उसने अपनी पावर दे दी थी और नेपाल को डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिश कर दिया था, और नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई थी। पर बाद में क्या हुआ, 2005 में जो राजा था उसने जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और मोनार्क रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया कि मतलब अब भाई किंग रूल करेगा नेपाल में। तो इस तरीके से नेपाल में जो डेमोक्रेसी वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रही और वापस से उधर मोनार्की सिस्टम आ गया। अब 2005 तक ना ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई थी। मतलब कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी थी इस टाइम पे। पर कुछ कंट्रीज़ में अभी भी डेमोक्रेसी जो थी वो आ रही थी, जा रही थी। जैसे कि हम म्यांमार की बात करें तो 1948 में ना इनको आज़ादी मिल गई। पर क्या हुआ, 1962 में ना यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ। यार मिलिट्री कूप तो मतलब ऐसे था कि भाई डेमोक्रेसी हुई और मिलिट्री कूप हो गया। और ऐसा ही म्यांमार में हुआ, 1962 में मिलिट्री कूप हुआ। पर 1990 में 30 साल के बाद, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद जो है यहाँ पे वापस से इलेक्शंस हुए। अब जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है उसने इलेक्शन जीत लिया। ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी है जिसने वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करा था। तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसकी लीडर जो थी वो थी यूंग सांग सूची। तो यूंग सांग सूची जो थी ये काफ़ी मतलब पॉपुलर लीडर है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज़। जब सूची ने इलेक्शन जीता तो गवर्नमेंट ने जो है ना वो मना कर दिया कि यार हम नहीं मानेंगे इस इलेक्शन को,
मतलब कि उन्होंने ये इलेक्शन ही डिसमिस कर दिया, मतलब कि उन्होंने बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी पावर से। और जितने भी लीडर्स थे ना, जितने भी मतलब प्रो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे जो उस टाइम पे काफ़ी आगे चल रहे थे म्यांमार में, इंक्लूडिंग सूची, उन सबको हाउस अरेस्ट पे भेज दिया गया। और इस तरीके से क्या हुआ, म्यांमार में जो है वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हुई और मिलिट्री रूल ही रहा। तो यार आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।